नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में सीएम पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम पर अब भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी मोहर लगा दी है। देहरादून में पार्टी इकाई की बैठक में फैसले के बाद पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उप पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी ने यह घोषणा की। नए सीएम की रेस में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अनिल बलूनी शामिल थे। हालांकि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री का ताज पुष्कर सिंह धामी के सर पर बांध दिया। वहीं राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 6 माह के कार्यकाल में सीएम के रूप में धामी ने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। अब राज्य का दोबारा मुख्यमंत्री बनकर वो बहुआयामी विकास करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी के नाम पर फाइनल मोहर अब लग चुकी है। हालांकि 11 दिन का वक्त लगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के लिए और लगातार चर्चाएं हो रही थी, बैठकों का दौर लगातार चल रहा था। फिर चाहे बात देहरादून की करें या बात दिल्ली की करें, हर जगह लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर बैठकें चल रही थी और अब जाकर सस्पेंस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर खत्म हो चुका है। अब पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाना है और प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। लेकिन चुनौतियों की अगर बात करें तो चुनौतियां कई सारी हैं होंगी उनके लिए आगे 5 साल में, क्योंकि सबसे पहली और बड़ी चुनौती रहेगी कि उन्हें अपना 5 साल का कार्यकाल वो पूरा करें, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड के अंदर सिर्फ एक मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। बाकी और कोई ऐसा नाम नहीं है जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। तो सबसे पहली यही चुनौती रहेगी। उसके बाद में चुनौतियों की अगर बात करें तो 2024 में भी अच्छी जीत दिलाना भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद में अगर देखा जाए तो विकास करना उत्तराखंड में, और वहीं जो पलायन उत्तराखंड से लगातार हो रहा है उसको रोकना, रोजगार के नए रास्ते खोलना उत्तराखंड के अंदर। तो ये तमाम चुनौतियां हैं और तमाम उम्मीदें जनता को मुख्यमंत्री से, और देखना होगा कि इन उम्मीदों पर पुष्कर सिंह धामी कितने खरे उतर पाते हैं। हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने पहले ही बता दिया था कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही मोहर लगने वाली है। तो ऐसे में न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने सबसे पहले इस बात का ऐलान किया था और सबसे पहले यह जानकारी दी थी कि पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, और उसके बाद में राजनाथ सिंह ने यह औपचारिक घोषणा भी कर दी। सर, आप लगातार धामी को धाकड़ के रूप में देखते रहे हैं, आपने तमाम रैलियों में कहा है, आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में, मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है, और यही कारण है भारतीय जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में, और यहाँ पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर और पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए? किस तरह से देखते हैं धामी जी को? सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं उत्तराखंड का एक समग्र विकास होना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करेगी, इसके प्रति मैं पूरी तरह। सर, आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 सालों में? पुष्कर धामी को अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूँ। आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारे साथ श्रीमती मीनाक्षी लेखी यह भी उसमें मौजूद थी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, और हमारे प्रहलाद जी जोशी और दुष्यंत गौतम यहाँ के जो प्रभारी हैं, और श्रीमती रेखा आर्य, यह सब सारे लोग। सर,
वहीं राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक में श्री पुष्कर सिंह धामी को नेता चुने जाने पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में और धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का बहुआयामी और बहुत तेज गति से विकास होगा। वहीं पुष्कर सिंह धामी को सीएम चुने जाने पर रमेश पोखरियाल निशंक से हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा रमेश पोखरियाल निशंक ने, आइए सुनवाते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक और मिथक तोड़ा है। मुख्यमंत्री चुनाव हार गए पर वो मुख्यमंत्री बन गए। वो यूथ थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, समय कम मिला, सिंपैथी भी मिली। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी हैं, आपसे बात करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी ने एक और मिथक तोड़ दिया और आज एक और बड़ा फैसला ले लिया, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और पुष्कर धामी के नेतृत्व में हमने इस राज्य में चुनाव लड़ा और हमने ये कहकर के चुनाव लड़ा कि हम युवा सरकार को देंगे और लोगों ने उस पर भरोसा किया और 47 सीटें हम लेके आए। तो स्वाभाविक ये है कि सारे विधायकों को भी लगता है कि निश्चित रूप में उनके नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके जो काम थे और जो उनकी उत्तराखंड के बारे में सोच है, लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी की सोच को निश्चित पुष्कर धामी और तेज़ी से आगे बढ़ाएगा और जो दशक उत्तराखंड का, प्रधानमंत्री जी ने कहा अगला दशक उत्तराखंड का होगा और 2025 तक इसको एक मॉडल स्टेट बनाएंगे। तो निश्चित रूप में हम सभी मिथकों को तोड़ रहे हैं और ये मिथक भी तोड़ा है इस राज्य के हित के लिए, इस राज्य की प्रगति के लिए, इस राज्य को एक मॉडल स्टेट बनाने के लिए। सर, 10 तारीख को परिणाम आए और 21 तारीख को मुख्यमंत्री का नाम सामने आया। ये 11 दिनों की जो एक उलझन जैसी स्थिति थी, क्या लगता था कि एक तरफा निर्णय है या कुछ खींचतान जैसी स्थिति थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी जो उसका अनुशासन है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसके लीडर्स एकजुट रहते हैं, वो हमारे यहाँ कोई खींचतान नहीं। आपने देखा यहाँ कोई खींचतान थी? दिल्ली दौड़ बहुत हुई। वो तो कोई बात है, वो तो दौड़ तो होती है। कोई हमारे लीडर को मिलने के लिए जाते हैं और कुछ लोग अपनी बात भी रखने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है ना, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सशक्त आंतरिक लोकतंत्र भी है और बाह्य लोकतंत्र भी है। सर, अब मेरा अंतिम सवाल है। मुख्यमंत्री जी तो धामी जी हो गए, उनकी कैबिनेट भी ऑलमोस्ट जीत चुकी है। 2 लोग छोड़ के गए, हार गए। अब कैबिनेट को लेकर थोड़ा सा कुछ जीत कराए, मंत्री परेशान है, कुछ विधायकों को लग रहा है उनको मौका मिलना चाहिए। अब इस पर सर कब तक निर्णय लगता है आपको हो जाएगा? मुझे लगता है कि इसमें अब कोई देरी नहीं लगेगी। अब मुख्यमंत्री जी को अपना मंत्रिमंडल का गठन करना है, उनको इस राज्य की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना है, विकास की गंगा को बहाना है। तो अपनी टीम को अच्छा ही टीम बनाएंगे, आप चिंता मत करिए। धामी जी विधानमंडल दल में जब प्रवेश कर रहे थे, निशंक जी साथ में थे, कुछ गुरु मंत्र दिया है आपने? मैं हमेशा साथ हूँ और मैं हर कार्यकर्ता के साथ हूँ और धामी के साथ, क्योंकि वो हमारा मुख्यमंत्री है, अभी फिर दोबारा हुआ है। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी हमारा यहाँ पर लीडर कोई भी हो, उसका निशंक जी साथ दें, ये हमेशा से ही रहा है। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी, जिनका कहना है कि पार्टी में लोकतंत्र है और यदि लोग कोई दिल्ली जा रहा है तो कोई चिंताजनक नहीं है, लोग अपनी बात रखने, अपने लोगों से मिलने जा सकते हैं। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम चुने जाने पर बधाइयां दी हैं। बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं। धामी जी एक अच्छे, उनके नेतृत्व में वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू किया विद्यार्थी परिषद से। आज अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तराखंड का नेतृत्व और गरीबों की सेवा का संकल्प लेकर जो मुख्यमंत्री बने थे, उसका परिणाम रहा कि राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और जनता ने आशीर्वाद दिया। पुनः फिर जनता की सेवा करने के लिए आज वो मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। फिर से पुनः शपथ लेंगे और जनता की सेवा करेंगे। बहुत बहुत बधाई।
और अभी कुछ दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी से न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने सीएम पद को लेकर बातचीत की थी। तो उस वक्त गीता धामी पुष्कर सिंह धामी को लेकर बिल्कुल श्योर थी और उन्हें भरोसा भी था कि दोबारा पुष्कर सिंह धामी ही सीएम बनेंगे। और इस दौरान इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा था उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, धामी जी जननेता हैं, वो सभी के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने कभी भी किसी के लिए कोई गलत काम नहीं किया, जाने अनजाने में भी उन्होंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया और अच्छे लोगों के लिए अच्छा ही होता है। वो जो है जनता के दिलों में है, जनता उन्हें स्नेह करती है, पूरे उत्तराखंड की जनता उन्हें स्नेह करती है और यही स्नेह आशीर्वाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी उन पर करता है और जो है और जैसा भी आशीर्वाद मिलेगा और जो भी उन्होंने सोचा, जो भी समझा होगा, हो सकता है उनकी कुछ और इच्छाएं रही होंगी कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उतना समय खटीमा को नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है उनको लगता होगा कि धामी जी घर घर जा पाते चुनाव के दौरान या फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो इतना समय अगर वो पूरा खटीमा को ही देते तो मैं नहीं समझती कि वो उत्तराखंड में सभी जगह जा पाते, अपने कामों को कर पाते। और जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, हम लोग जो है खुशी खुशी हमें मंजूर है। उन्होंने मेहनत की है, वो सभी ने देखी है। आगे ऐसे आदमी, ऐसे जो है व्यक्ति को तो होना ही चाहिए आगे जो है, क्योंकि पूरा प्रदेश को भी आगे लेकर के जाना है। जो आशाएं, जो उम्मीदें जनता की उनसे हैं, अभी बहुत आगे लेकर के जाना है उन्होंने उत्तराखंड को। और उन्होंने भी जो उत्तराखंड के लिए सपने देखे हुए हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी सपने पूरे करने के लिए मैं समझती हूँ कि धामी जी को जो है और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब जो भी आगे केंद्रीय नेतृत्व है निर्णय लेंगे वो सभी को मंजूर होगा। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बंशीधर भगत को देहरादून राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस मौके पर कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने आज ही 5वीं निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बंशीधर भगत को सबसे पहले देहरादून में राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई और उसके बाद में तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको भी, विधानसभा के जो सभी सदस्य हैं उनको भी शपथ दिलाई गई। इस दौरान कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड में सभी 70 नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई और सबसे पहले महिला विधायकों को शपथ दिलाई गई। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय समेत कई विधायकों ने गढ़वाली में शपथ ली। हालांकि तकनीकी गलती के कारण किशोर उपाध्याय को दोबारा से शपथ लेनी पड़ी। वहीं दूसरी बार उन्होंने हिंदी में शपथ ली। रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी, थराली से बीजेपी विधायक, भोपाल राम रानीखेत से विधायक प्रमोद नेनवाल, ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और चौबट्टाखाल से विधायक सतपाल महाराज ने संस्कृत में शपथ ली। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता रहे जिनको पहली बार विधायक के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी की। तो पहली बार निर्वाचित सदस्यों को तो बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और उनको ये अवसर मिला है तो पूरा मुझे उम्मीद भी है कि अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए वो जो जनता ने उन्हें मौका दिया है उसमें जनता की सेवा करने का काम करेंगे। पद और गोपनीयता की शपथ ली है और निसंदेह रूप से जो जनता ने जिम्मेदारी दी है, जो विश्वास किया है, उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। विशेषतर भाजपा की सरकार में कोई काम होगा या नहीं होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं हो सकती है, क्योंकि भाजपा के एजेंडे में विकास ही नहीं है, डेवलपमेंट उनका नारा ही नहीं है। तो देखते हैं संघर्षों के बल पर विधानसभा के अंदर और बाहर कितना संघर्ष हम लोग मिलकर कर सकते हैं, निसंदेह रूप से करेंगे। वहीं देहरादून में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उमेश कुमार ने कहा कि पत्रकारों के हितों के लिए वो काम करेंगे। पत्रकारों के लिए आवास नीति होनी चाहिए, मुझे विधायक नहीं पत्रकार कहें। और इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने खास बातचीत में, सुनवाते हैं आपको। कानपुर से नवनिर्वाचित विधायक जो पत्रकार थे, विधायक हो चुके हैं और सदन में आज उन्होंने शपथ ले ली। उमेश जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सुदीप जी? सर बढ़िया।
सर क्या कहेंगे, आज आपने एक बड़ी बात कही कि पत्रकारों के लिए भी कुछ विधानसभा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं, क्योंकि पत्रकारों का जीवन बड़ा सुरक्षित है और भविष्य निधि के नाम पर उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे? आप मुझे ये बताइए कि हर नेता को पत्रकार की ज़रूरत है। हमारी खबर चला दो, हमारा आर्टिकल लगा दो, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर लो, और जो सरकारें विज्ञापन देती हैं वो बड़े संस्थानों को जाता है, वो पत्रकार को नहीं मिलता। और जब अचानक कोई ऐसी घटना किसी पत्रकार के साथ घट जाती है अनहोनी, तो उसके बाद उसके परिवार को कोई पूछने वाला भी नहीं होता। जब तक पत्रकार जिंदा होता है उसके आगे पीछे नेता घूमता है, लेकिन उसके जाते ही उसके घर में कोई ये देखने नहीं जाता कि उसके घर में चूल्हा जला या नहीं जला। पत्रकारों का जीवन कैसे सुरक्षित रहे, उनके लिए बीमा पॉलिसी क्या है। सरकार जब दुनिया के लिए आप दुनिया भर का पैसा बर्बाद करते हैं, तो पत्रकारों के लिए भी आपको जीवन बीमा की एक पॉलिसी लानी चाहिए, हर वर्ष जो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो। जब तक पत्रकार है, जब तक वो इम्पैनल्ड है आपके यहाँ चिन्हित करके। आवास नीति कोई नहीं है पत्रकारों के लिए। आवास नीति, लखनऊ में भी आवास नीति है, पत्रकारों को आवास मिलते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं मिलते? जब आप हजारों एकड़ जमीन आप बाहर की इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को औने पौने दामों पर लीज पर दे सकते हैं, आप 1 रुपए की वार्षिक लीज पर बड़े बड़े संस्थानों को जमीन दे सकते हो, तो आप पत्रकारों को क्यों नहीं दे सकते? दीजिए, ताकि वो अपना घर बनाएं और जीवन यापन करें। क्यों अपनी आधी कमाई जो है किरायों में और इधर उधर दें? तो भाई इनको जागना चाहिए सरकारों को। और चौथा स्तंभ आप कहते हैं, नाम का ही चौथा स्तंभ है क्या? आपको पत्रकारों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, और जो फर्जी मुकदमे हैं वो दर्ज करने बंद करने चाहिए। 2 मिनट में आप किसी को भी ब्लैकमेलर कह के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं, ये भी गलत है। कोई भी मुकदमा हो, पहले उसकी जो सीओ स्तर का अधिकारी है वो जांच करे, और उसकी जांच के बाद मुकदमा दर्ज हो। सर आपने कहा है कि मुझे विधायक नहीं पत्रकार कहा जाए। मैं विधायक ना कोई शिलापट लगाऊंगा, ना कोई बोर्ड लगाऊंगा, ना मेरी गाड़ी पे कोई पट्टिका होगी, इसका असर क्या है? मैंने कहा है कि देखिए, मैं ये विधायक लिखना, गाड़ियों पर लिखना, आवास पर लिखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं लिखना चाहता हूँ। पहले उमेश कुमार पत्रकार लिखते थे, अभी भी आपको सब जगह उमेश कुमार पत्रकार ही लिखा मिलेगा, और मैं इस कल्चर से दूर रहना चाहता हूँ। तो ये उमेश जी थे जिन्होंने साफ कहा कि वो पत्रकार थे, पत्रकार रहेंगे, और पत्रकारों के हितों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतियां, कुछ महत्वपूर्ण फैसले हों, इसके लिए विधानसभा में प्रयास करेंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। कोटद्वार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रितु खंडूरी से न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने खास बातचीत की है। इस दौरान रितु खंडूरी ने कोटद्वार की जनता का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति का भी आभार। पिता ने कहा जमीन से जुड़ी रहो। और इस दौरान और क्या कुछ कहा रितु खंडूरी ने, सुनवाते आपको। हमारे साथ इस वक्त कोटद्वार की नवनिर्वाचित विधायक रितु खंडूरी जी हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी की पत्नी बेटी हैं। रितु जी, आज आपने विधानसभा सदन में शपथ ले ली और आज से आपकी जिम्मेदारियां भी शुरू हो गई, क्या कहेंगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कोटद्वार की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मात्र 14 दिन के समय में मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे विजन को, हमारी पार्टी की सोच को, डेवलपमेंट प्लान को, मेरे दृष्टि पत्र को। तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी, अपनी बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वहाँ से मुझे जीत कर एक छोटा सा इंजन हमने इस डबल इंजन की सरकार में लगाया है। तो मैं बहुत बहुत आभार कोटद्वार की जनता का, और साथ ही साथ उत्तराखंड की बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। ये मिथक तोड़ा है, और इस मिथक को तोड़ने में मेरी बहनों ने, महिलाओं ने, उत्तराखंड की जागरूक महिलाओं ने ज़बरदस्त भागीदारी की है। इस लोकतंत्र के उत्सव में ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकली हैं। तो बहुत मन गदगद है, बहुत मन खुश भी है कि इस बार हम इस मिथक को तोड़ पाए, और उसमें मेरी बहनों की बहुत बड़ी भागीदारी थी। पिता हार गए थे, पुत्री जीत गई, तो एक मन में थोड़ी खुशी तो होती ही होगी। देखिए, जब मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया तो उन्होंने ठहाका लगा के हंसे और बोले कि अच्छा जीत गई हो। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा इन योर विन बी हम्बल, जमीन से जुड़े रहो। जीत होती है, हार होती है, लेकिन जमीन से जुड़कर रहना है। तो ये रितु खंडूरी जी थी जिनका कहना था चर्चाओं में तो मीडिया लाता है, लेकिन निर्णय पार्टी और हाईकमान का होता है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत से भी खास बातचीत की है न्यूज़ 1 इंडिया ने। अनुपमा रावत ने क्षेत्र की जनता का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार ग्रामीण के लिए अधिक से अधिक वो काम करेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर भी काम करेंगी। क्षेत्र की समस्या सदन में उठाती हुई नजर आएंगे, और चुनाव कोई चुनौती नहीं है, ऐसा कहना है अनुपमा रावत का। हमारे साथ इस वक्त हरीश रावत जी की पुत्री अनुपमा रावत जी हैं, जो चुनाव जीती हैं हरिद्वार ग्रामीण से, और सरकार के बहुत मजबूत मंत्री तीसरानंद जी को हराया है। मैम, आज आपने शपथ ले ली, आज से आप विधायिका
सदन में शपथ लेने के साथ ही बन गई, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं माँ गंगा को प्रणाम करती हूँ और अपने जो क्षेत्र है हरिद्वार ग्रामीण उसकी देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। आज मुझे अगर मैं यहाँ हूँ तो उनकी वजह से, उन्हीं की बदौलत हूँ और उत्तरदायित्व है और मैं पूरी उससे ज़रूर हूँ एक विधायक के रूप में, लेकिन मेरा जो जज्बा है वो कम नहीं करता इस बात को और मैं पूरी कोशिश करूँगी, प्रयासरत रहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अपने क्षेत्र में लाए। शुरुआती 5 प्राथमिकता क्या है अनुपमा की? सर्वप्रथम रोजगार, दूसरा वहाँ पर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा वहाँ शिक्षा और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए जो बच्चियां हैं उनके लिए विद्यालय और महाविद्यालय सरकारी खोला जा सके। चौथा जो है वहाँ पर सड़कों का और स्वच्छ पानी के लिए मैं कार्य करूँगी और क्षेत्र के सम्मान के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पर कई चुनौतियाँ हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो होने हैं, तो उनके लिए भरकस मेरा प्रयास रहेगा कि लगातार वहाँ की मांगों को यहाँ सदन में और सदन के बाहर भी उठाती हूँ। अनुपमा जी, आज कांग्रेस समीक्षा भी कर रही है, वो चुनाव क्यों हार गई? आप लोग क्या इस बैठक में कहने वाले हैं और क्या आप अपना व्यक्तिगत रूप से फीडबैक देंगे? देखिए, पार्टी जो भी पार्टी जीते या हारे वो एक समीक्षा तो करती है, धन्यवाद भी करती है, लेकिन जो भी है ये हमारे पार्टी का वो रहेगा, वो उस रूम में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी हम कैसे चुनाव लड़े, आगे हमारी क्या रणनीति है, उसके लिए हम डिस्कशन। आगामी पंचायत निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव भी हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रणाली का एक सिस्टम है कि चुनाव आते रहते हैं, चाहे पंचायत के रूप में हो, विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, उनको हम बेहतर से बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये अनुपमा रावत जी हैं जिनका कहना था कि चुनाव में जो भी जीत या हार मिली ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जनता ने जिस मुद्दों पर जनादेश दिया उसको समय से पूरा किया जाए और लोगों की उपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं उत्तराखंड के टिहरी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय से भी न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने खास बातचीत की। इस दौरान किशोर उपाध्याय ने कहा कि मोदी जी ने चमत्कार करके दिखाया, सरकार रिपीट नहीं होने का मिथक मोदी जी ने तोड़ा है, आभार और मुझे स्वीकार भी किया भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा कहना है किशोर उपाध्याय का। और साथ ही उन्होंने कहा कि टिहरी की जनता के हितों की वो रक्षा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कोटद्वार की नवनिर्वाचित विधायक ऋतु खंडूरी जी हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी की पत्नी बेटी हैं। ऋतु जी, लोगों ने शपथ ले ली है, हालांकि विपक्ष की जिम्मेदारी जनता ने आपको दी, इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं, जन भावनाओं का सम्मान करते हैं और लेकिन हमें विपक्ष की भूमिका का निर्वहन भी करना है। रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे, शोषित हैं, वंचित हैं, कमज़ोर हैं और जो चुनाव के वक्त जो हमारे वायदे थे, जो हमने कहा था, पलायन है, रोजगार है, बेरोजगारी है और अवरुद्ध विकास है, असंतुलित विकास है, जो शोषित, वंचित, गरीब तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अकृतों के लोग हैं, जिन पर एक असुरक्षा के भाव पैदा होते रहे हैं, उन पर भी हमारा निश्चित रूप से फोकस होगा। हम सदन में भी, सदन की आवाज़ सदन में भी अपनी बात को रखेंगे और सड़क पर भी अपनी बात को प्रमुखता से उठाएंगे। सर, आज से कांग्रेस में समीक्षा बैठक का और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि दिन भर में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम बात में दम है सहयोगी कंचन जसवानी के साथ।